एक तरफ देवेंद्र भुट्टो, जिन्होंने पिछला उपचुनाव लड़ा, वो कांग्रेस से भाजपा में आए और उपचुनाव लड़ा, उन्होंने भी कैंडिडेट दिए। आपका भी नाम सार्वजनिक रूप से आता है कि आपने भी चुनाव लड़वाए या आपके समर्थकों ने चुनाव लड़े। यानी भाजपा के दो प्रत्याशी थे और एक कांग्रेस का, यही माना जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक वॉर चला हुआ है, बड़ा खतरनाक वॉर है, जिसमें कुछ पोस्ट आपके विरोध में होते हैं, कुछ देवेंद्र भुट्टो जी के विरोध में होते हैं। ये सोशल आर्मी आप दोनों की काम कर रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि विवेक शर्मा उस कॉन्टेक्स्ट से आपने एक भी स्टेटमेंट इन नेताओं के कभी व्यक्तिगत आप बता दीजिए, कोई स्टेटमेंट नहीं होती थी। जब मिलते थे तो नमस्कार होती थी, पाँव हाथ लगाते थे। क्या लगता है, आपने कभी आकलन किया, आपको क्या लगता है कि जब पिछला चुनाव 2022 में आप लूज कर गए, आपको कहाँ कमियां लगती हैं? कुछ अपनों का वो लगता है कि खंजर को पीठ में मार गया, या फिर खुद में लोगों ने किया है व्यक्तिगत विश्वास? आप मानते हैं कि व्यक्तिगत हुआ है, व्यक्तिगत विश्वासघात हुआ है। नमस्कार, कृष्ण कुमार मेरा नाम। आज हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री, 5 महकमे इनके पास रहे हैं, 4 बार ये लगातार विधायक रहे हैं और इस समय भारतीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। कुटलहड़ की राजनीति और हिमाचल की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती रही है 2003 से। तो स्वागत कीजिए माननीय श्री वीरेंद्र। प्रणाम सर, स्वागत सर। तो शुरुआत आपसे पहले आपके विकास पे ही चलते हैं। आप पूर्व में मंत्री रहे हैं और पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे कुछ सवाल छोड़ दिए थे, वो आज पूछ लेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि आपने जो पिछले कार्यकाल में जो हिमाचल में ही काम करवाए हैं, उनमें से कोई 5 काम बताइए पहले जनता को कि आपने विशेष विजन के साथ कराए थे? देखिए, उस टाइम मनरेगा देश के अंदर इसमें मात्र 200 करोड़ रुपए खर्च होता था। मैंने उसको नया रूप दे करके नई योजनाएं चलाई, जिसमें पंचवटी बड़ी महत्वपूर्ण थी। कन्वर्जेंस मॉडल की विधायक लोगों को समझा भी दीजिए। हाँ, मैं बोला कि विधायक निधि और संसद निधि दोनों को मिला करके और मनरेगा को मिला करके हम इकट्ठा जो है वो काम करते थे, और उसका नाम हमने रखा था कि 1 साल 5 काम। कि जो हमें विधायक महोदय से पैसे आएंगे, संसद महोदय से पैसे आएंगे, और उनको हम मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके, अगर गांव की हमारी प्राथमिकता 5 काम, गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना है, पंचायत घर बनाना है, हमने कोई सामुदायिक भवन बनाना है, गांव को बड़ा पुल बनाना है, गांव के अंदर जो है वो लिंक रोड बनाना है, गांव के अंदर मोक्ष धाम बनाना है, गांव के अंदर पंचवटी बनाना है, तो अगर उसके ऊपर जितना पैसा लगे, 20 लाख लगे, 30 लाख लगे, 50 लाख लगे, तो ऐसे बड़े काम जो है वो पंचायत को करने हैं। ये काम हमने किए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जब 2022 तक आते आते जो 200 करोड़ से अपने 1250 करोड़ रुपया जो है वो उस टाइम मनरेगा के माध्यम से खर्च किया। और मैं यहाँ पे सर को कर रहा हूँ, इसमें साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं। इसमें यह है कि पहले 20 लाख रुपए मनरेगा के तहत लगाना बहुत मुश्किल है। उसका कारण यह है कि मजदूरी बहुत कम होती है, स्किल्ड लेबर की मजदूरी बहुत कम होती है, जिसे हम अपना मिस्त्री कहते हैं। उसकी दिहाड़ी मेंटेन करना, एडजस्टमेंट का नाम जो लगातार पंचायतों में होता है कि प्रधानों पर हमेशा शक के दायरे से देखा जाता है, क्योंकि एक मिस्त्री आज के समय में 800 से 1000 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, लेकिन उसे अगर पंचायती राज के अंतर्गत काम करना है तो वही मिलेगा जो स्किल्ड लेबर का होगा, या 400-500 रुपए। उसके एडजस्टमेंट में दिक्कत आती थी। उस समय कन्वर्जेंस चला, कन्वर्जेंस में ये आसानी हो गई कि स्किल्ड लेबर की प्रॉपर मजदूरी देना, यही कहानी है सारी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो खामियां मनरेगा के अंदर थी, जहां उसमें ट्रांसपेरेंसी कम थी, ये जो DVG राम जी योजना माननीय मोदी जी ने इस देश के अंदर शुरू की है, इसमें उन सारी कमियों को जो है वो पूरा किया है। नहीं सर, दिहाड़ी तो वही 300 रुपए, तो फिर वो बात तो नहीं बनी। समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार जो भी है, क्योंकि सच आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से कम है दिहाड़ी, लेकिन वो गांव के अंदर जो एक जन साधारण के लिए जो ये सारी व्यवस्था की गई है कि वो रोजगार के उद्देश्य से अपना काम भी करे और मजदूरी और दिहाड़ी भी पाए। तो ये चीज मैंने इसीलिए शुरू में पूछ ली, क्योंकि बाद में बोलते हैं कि आपने बाद में जाके पूछा था कंवर साहब से कि ये काम आपने किए हैं नहीं किए, तो पहला ही प्रश्न वहां ले आया मैं। अब थोड़ा राजनीतिक उसमें चलते हैं। 2022 में आप चुनाव लूज कर गए जिन भी परिस्थितियों में,
और तो उसके बाद उपचुनाव में आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। उस समय पार्टी ने क्या कहा था, ये लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे कि उस समय पार्टी ने क्या कहा था उपचुनाव के समय। पार्टी ने कहा था कि हमने एक प्रयास किया कि सरकार बने, हिमाचल प्रदेश के अंदर जनता दुखी है, प्रयास हमने किया लेकिन हम प्रयास में सफल नहीं रहे। मिशन लेकिन लोटस। हाँ, लेकिन वैसे भी आपने 2027 में चुनाव लड़ना है। 2027 में हम फिर से कंसीडर करेंगे और जो चुनाव जीतने वाला होगा उसको टिकट देंगे। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने यहाँ एक गलती की कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में पैरेलल लीडर खड़े कर दिए? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि एक प्रयास था सरकार पार्टी का, और पार्टी के अंदर जो प्रयास हुआ प्रदेश हित में, लेकिन पार्टी जो है वो उसमें सफल नहीं रही। लेकिन अब फिर से चुनाव आएगा, जो जिताऊ होगा, सरकार बनानी है प्रदेश के अंदर, जो जीतने वाला होगा पार्टी उसी को टिकट देगी। ये तो है ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। अगर इस बार पंचायती राज चुनावों का आंकलन किया जाए तो उसमें मैं कुटलैहड़ में ही देखूं कि एक तरफ देवेंद्र भुट्टो, जिन्होंने पिछला उपचुनाव लड़ा, वो कांग्रेस से भाजपा में आए और उपचुनाव लड़ा, उन्होंने भी कैंडिडेट दिए। आपका भी नाम सार्वजनिक रूप से आता है कि आपने भी चुनाव लड़वाए या आपके समर्थकों ने चुनाव लड़े। यानी भाजपा के 2 प्रत्याशी थे और एक कांग्रेस का, यही माना जा रहा है लोगों में। तो लोग ये बोलते हैं कि अगर यही स्थितियां रही और वीरेंद्र कंवर या देवेंद्र भुट्टो में से किसी एक को टिकट मिलती है और दोनों ही नेता एक साथ हो जाते हैं तो कांग्रेस बुरी स्थिति में आ जाएगी। क्या आपका क्या आकलन है इस पर? देखिए, पार्टी के विरोध में नहीं, पार्टी का एक ही कैंडिडेट था, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को लगता था कि उसको चुनाव लड़ना है, उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन अगर वोट बैंक देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक यहाँ ज्यादा है। उस स्थिति में तो ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी का एक अवैध दुर्ग है। तो पिछली बार चुनाव के अंदर जो भी परिस्थितियां रही, टॉपिक है यहाँ बात करने का, जो भी परिस्थितियां रही, क्योंकि चुनाव जो लड़ते हैं उन्होंने एक नारा दे दिया कि इस बार बदल करके देखो। कंवर जी नहीं बनाने वाली, नहीं, इस बार बदल करके देखो। भारतीय, मेरे को नहीं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को 32.5 साल हो गए, यानी कि ठाकुर रणजीत सिंह जी का कार्यकाल भी, रामदास मलांगड़ जी का कार्यकाल भी और मेरा कार्यकाल भी। लेकिन लोगों ने 3 महीने के बाद एक रिग्रेट फैक्टर होता है, उन्होंने पश्चाताप किया कि ये हमारे से गलत हो गया। और मैं ये समझता हूं कि उसकी जो है वो भरपाई नहीं हो पाई। जिस तेजी के साथ कुटलैहड़ आगे बढ़ रहा था और एक अपने पिछड़ेपन से अगड़ेपन के अंदर आया, और जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके भ्रांतियां फैलाई गई और 1500 रुपए का लालच, एक फैक्ट्री बंगाणा में लगेगी, एक थाना कला में लगेगी, 3-5 हजार की बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, यार सब कुछ हुआ। आप कमेंट कर पाएंगे? पुनीता आजकल आप ही की पार्टी में है। निश्चित रूप से हैं, लेकिन जो वास्तविकता उसको तो बोलना चाहिए। जो वास्तविकता है, जो उस टाइम कहा गया है वो रिकॉर्डेड है। जो कहा गया है और पूरा नहीं हुआ, बच्चों को कहा कि खेल के मैदान हम आपको देंगे, हम हर पंचायत के अंदर जो है वो मैरिज पैलेस देंगे। अब आप देख लीजिए मैरिज पैलेस की हालत। विवेक शर्मा कैसा काम कर रहे हैं आपकी नजरों में? देखिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि जो काम 20 साल नहीं हुए, 20 साल में कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं, मैं सिर्फ छोटा सा प्रश्न दोनों विधायकों से करता हूं, पूर्व विधायक और विधायक से, कि 2023 में ऐसी स्थिति आई, बाढ़ आई, कुटलैहड़ के क्षेत्र के अंदर लोगों की मकान ढह गए, दंगे चले गए, उपजाऊ जमीन चली गई, सड़कें जो एक चकाचक सड़कें थी, बढ़िया नेटवर्क कुटलैहड़ का माना जाता था, आज वहां पर जो है मेन रोड को ही ले लीजिए, वहां पर जो उस टाइम जो डंगे गिरे, रिटेनिंग वॉल्स जो है वो ढही, और 2025 में तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि हमने तो लठैनी मंदली पुल लिया है। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? जब एक बोलते थे जब बने तो कहा कि देखो मेरे अभी बने हुए 3 महीने नहीं हुए, और सुखू जी एक बार गए और लठैनी मंदली पुल के लिए 900 करोड़ रुपए लेकर। ये डीपीआर कब बनी थी लठैनी मंदली पुल की, कोई आइडिया? ये डीपीआर बनी थी 2017 में, 17 में से 22 के बीच में। ये आदरणीय अनुराग जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और आदरणीय अनुराग जी के
पास में जाता रहा लगातार। और जब इसका शिलान्यास हुआ था तो गडकरी जी ने भी कहा कि अनुराग जी और कमर जी बार बार वो हमारे पास आते रहे और समय समय के ऊपर जो है वो उन्होंने किया, और उनके ही कारण जो है वो ये 900 करोड़ का प्रोजेक्ट जो स्वीकृत हुआ। तो मैं जो कह रहा हूँ कि कहा कि सुक्खू जी ने किया, और थोड़े दिनों के बाद वो हमारे बीच में आ गए। तो कहा नहीं, सुक्खू जी ने नहीं किया, ये तो अनुराग जी ने और गडकरी जी ने किया। अच्छी बात है, समझ आ गई कि किसने किया है। आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं। नहीं, सुनो, आगे मैं कह रहा हूँ। अब भिक्खू जी आ गए, वो कहते हैं, विवेक जी आए, वो कहते हैं कि हमने किया। अरे जिनमें दंगा लाने की लगाने की क्षमता नहीं है, जो 2023 में कौन विधायक था, वहां पर रिटेनिंग वॉल्स जो गिरी, सड़कें जो गिरी, सड़कें जो कच्ची थी तो बसें चलती थी, जब सड़कें पक्की हो गई तो बसें बंद हो गई। तो आज अगर उनसे पूछे कि तुमने रिटेनिंग वॉल्स क्यों नहीं लगाई, आज भी क्यों नहीं लग रही हैं, और वो कहते हैं कि हम रिटायर्ड मंत्री पोल के लिए 900 करोड़ ले आए। पंचायत में कल मैं पंचायत में पूछ रहा था तो कहा अब दंगे लगेंगे ही नहीं, पता नहीं अब सच्चाई है कि नहीं, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये जवाब दिया कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब दंगे लगेंगे ही नहीं। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार दंगे नहीं लगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मनरेगा के हेड में जितनी भी 45, 60, 70 जो भी एक्टिविटीज आती हैं उसमें काम होता। अब स्टेट गवर्नमेंट की प्राथमिकता क्या है, अब ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि दंगे नहीं लगेंगे। अब थोड़ा हॉस्पिटल पे आते हैं। हॉस्पिटल भी एक बड़ा मुद्दा है कुटलहड़ का। मैं उस मुद्दे में शामिल रहा हूं, मैं इस मुद्दे को उठाता रहा हूं लंबे समय से। आपके कार्यकाल में भी मैं धरने तक गया था और हमारा भी मुद्दा यही था कि हॉस्पिटल डेवलप हो जाए। अब थोड़ा बताइए कि कब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुआ, कैसे ये कहानी हुई, क्योंकि सब इसमें श्रेय लेते हैं लेकिन आपके कार्यकर्ता मुझे मैसेज करके क्लेम करते हैं कि जी कंवर साहब को आप श्रेय नहीं देते। मैंने बोला कभी कैमरे पे लाऊंगा तो पूछूंगा। देखिए, जब 2003 से पहले मात्र एक डॉक्टर जो है वो बंगाणा के अंदर होता था, और ये जो आजकल रेजिडेंस बना है ये ही बिल्डिंग होती है। जब 2007 में मैं विधायक बना, डॉक्टर अजीत बिंदल जी हेल्थ मिनिस्टर बने और वो यहाँ पर आए, तो मैंने डिमांड की इसका दर्जा बढ़ाया जाए, CHC कर दिया, और CHC के साथ साथ जो है वो भवन जो है वो यहाँ पर नीचे वाला जो है वो बना। और इसके बाद मुझे लगा कि मात्र 2 डॉक्टर जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो मेरी पिछली सरकार थी तो ठाकुर जयराम जी से हमने निवेदन किया और बार बार मैं उसको कैबिनेट में लेकर के आया कि सर इसको जो है वो आप सिविल हॉस्पिटल बनाइए। कि बंगाणा जो है वो हमारी विधानसभा का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, और इसमें उन्होंने डिक्लेयर किया, सिविल हॉस्पिटल किया, और फिर थानाकला जो है वो CHC डिक्लेयर किया। लेकिन मैंने कहा कि जब पोस्टें क्रिएट करने की बात आई तो मैंने यहाँ के लिए भी 4 डॉक्टर कराए, बंगाणा थानाकला के लिए भी 4 डॉक्टर कराए, और यहाँ के लिए 18 करोड़ रुपया जो है वो बंगाणा के लिए स्वीकृत हुआ CHC सिविल हॉस्पिटल के लिए, मेरे कार्यकाल में। और इसके ऊपर काम भी चला, मेरे कार्यकाल में काम चला, बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। थानाकला में 10.5 करोड़ रुपए वहां पर भी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। लेकिन उसको एक मॉडल हॉस्पिटल में थानाकला कन्वर्ट हुआ। अब वहां पर 7 डॉक्टर्स की पोस्ट है। अब डॉक्टर्स तो MBBS होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आज हमारे यहाँ पर MD डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे रूरल एरिया में जो है वो MD डॉक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि बंगाणा के अंदर अधिकांश पोस्टें खाली हैं। थानाकला के अंदर सिर्फ 4 डॉक्टर्स की पोस्ट भरी हुई है, और वो भी 2 डॉक्टर जो है वो यहाँ पर डिप्यूट कर दिए। अब थानाकला खाली पड़ा है। थानाकला जो है वो 24 घंटे की 24/7 ये दोनों जगह की सर्विसेज जो है वो मैंने अपने कार्यकाल के अंदर शुरू की। मेरा एक बड़ा विजन था कि यहाँ के अंदर अपना एक हॉस्पिटल हो, और अपना एक हॉस्पिटल के अंदर अपना एक केमी शॉप भी हो, फ्री में जो है वो लैब्स यहाँ पर हो, यहाँ के लिए अल्ट्रासाउंड और दूसरी मशीनरीज यहाँ पर हो, और इसके साथ साथ जो है वो ब्लड बैंक की यहाँ व्यवस्था हो, दोनों जगह ऑपरेशन थिएटर्स हो। लेकिन इसमें मैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, इसमें रिसेंट जो विधायक हैं वो भी प्रयासरत हैं, जो इस समय जो स्थितियां दिख रही हैं, कोशिश वो कर रहे हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड सेटअप लग गया, वो सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं। नहीं, अल्ट्रासाउंड सेटअप लग गया, अल्ट्रासाउंड जो सेटअप लगा है वो अपने ही इस, जब आप CHC या सिविल हॉस्पिटल करेंगे तो
डिफरेंटली डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर दर्जा बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन जितनी आएंगी जिस स्पीड के साथ आएंगी वो नहीं हो पा रहा है। अब आप निरीक्षण यहाँ का भी कर रहे हैं, निरीक्षण ठाणा कलाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, विधायक को जाना चाहिए, स्कूल के अंदर जाना चाहिए, स्कूलों को चेक करना चाहिए। आप कह रहे हैं विवेक जी निरीक्षण वाले? नहीं, निरीक्षण वाले मैं ये कह रहा हूँ कि निरीक्षण के सिवा कुछ क्या हो रहा है? आपके काम एक डेढ़ साल हो गए बंद हुए, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? पक्का पूछूंगा मैं ये जानना चाहता हूँ, तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है? आप कॉलेज जा रहे हैं, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर रहे हैं, अरे इतना बड़ा स्टेडियम की बिल्डिंग 6.5 करोड़ रुपए बना हुआ है, उसके ऊपर बाकी पैसा लगना है, वो क्यों नहीं हो, क्यों नहीं वो काम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? मैं वही पूछ रहा हूँ, वो पूछो, उनसे पूछो। आप बंगाणा स्कूल जा रहे हो, अरे 20 लाख की लागत से आपका साइंस भवन जो है वो पूरा होना था। अरे पिछले 3.5 साइंस भवन के लिए आप भी पैसे देके गए थे? मैं ही पैसे देके गया था। जहां सरकार बदलने के बाद जहां काम रुका था वहीं पर ही आज खड़ा है। 20 लाख 2 विधायक चले गए, वो नहीं ला पाए यहाँ। वैसे आप कभी तो मुलाकात होती होनी विधायक साहब से, आप डायरेक्टली मिलते हैं? मैं मेरा अधिकार नहीं है, मैं तो उनको यही नहीं, आप भी कुटलहर के तो नागरिक हैं। अगर वो मेरे से सुझाव मांगेंगे तो मैं सुझाव दूंगा निश्चित रूप से। तो वैसे पूछ लेना कभी मिलेगी, क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं उसको कंप्लीट? हाँ, ऐसा है कि जब उनको दिख रहा है निरीक्षण काय का हो रहा है, मैंने बार बार मीडिया के माध्यम से ये बातें कही हैं, ये क्यों नहीं काम हो रहा है? जितने भी काम चले थे सारे के सारे आज बंद पड़े हैं। आप चाहे थाना कलां की हॉस्पिटल की बिल्डिंग ले लो, बंगाणा की ले लो, यहाँ पर बंगाणा के अंदर 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत था, उसका टेंडर भी हो गया था, बस स्टैंड का था, बस स्टैंड के लिए लैंड हो गई थी, सब कुछ कैबिनेट ने सब कुछ कर दिया था, लोगों ने डोनेट भी की, लोगों ने जो है उसकी ट्रांसफर भी की, सारा काम जो है वो बीच में हो गया। अब कहा जा रहा है बस स्टैंड यहाँ बन रहा है? ओ यार, ये शेख चिल्ली की कहानियां हैं। जो चीजें नहीं होने वाली हैं सारी चीजें एग्जामिन करके हमने किया है। यार आप ही बता दो, बस स्टैंड का क्या मतलब होता है? बस स्टैंड का मतलब होता है जो इधर से बसें आए, इधर से बसें आए, वहां पर खड़ी हो जाएं। अब बंगाणा के अंदर, अब बताओ, बंगाणा के अंदर नदौड़ से बस आती है, बंगाणा के बीच में खड़ी होती है, और जो बंगाणा के बीच में खड़ी होती है तो सारा जाम लग जाता है। कितनी सड़क, कितनी यहाँ पर जगह है। और इसी तरह से तलमेड़ा से बस आती है, वो यहाँ खड़ी हो जाती है, सारा जाम लग जाता है। तो इस करके हमने ये कहा था कि जो डुमखर में भी बस आएगी वो बंगाणा से होके जाएगी, उसे बंगाणा को क्या फर्क पड़ेगा? जो नदौड़ को बस जाएगी वो यहाँ से होके जाएगी, यहाँ सवारी उतारेगी, यहाँ से जिसको नदौड़ अपना बंगाणा में उतरना वो बंगाणा उतरेगा, जिसको डुमखर में उतरना डुमखर उतरेगा। तो वहां पर ये नहीं है कि जो उधर से बसें आएंगी घंटा घंटा यहाँ खड़ी रहेंगी, हमीरपुर से बसें आएंगी। आजकल तो सुपर फास्ट चली हुई है, जो अगर ब्रेक लगा के रोक के जाती है कोई उस बस पे बैठता नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो जिसके कारण ट्रैफिक जाम जो है बंगाणा के अंदर रहता है, उसी को ही हमने वहां पर किया था। कल को आज स्थिति है, कल को 4 लेन बनेगा तो बाईपास होकर के जाएगा, तो क्या बंगाणा की वो खत्म हो जाएगी मार्केट? बंगाणा मार्केट तो बंगाणा मार्केट है, जिसको बंगाणा में बंगाणा आएगा। मतलब विधायक जी ने अगर ये इंटरव्यू सुनेंगे तो उनसे कहूंगा कि कंवर साहब लौट रहे हैं, पूरी फॉर्म में हैं, बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं और धमाकेदार बातें कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये बताइए कि टिकट को लेके क्या जद्दोजहद है, आपको क्या लगता है? आप देखो फुल शॉट। कोई जद्दोजहद नहीं है, टिकट मिलेगा मेरिट पर, और पार्टी हाईकमांड एक नहीं 4-4, 5-5 सर्वे करवाती है, और इतनी बारीकी से करवाती है, और जो जिताऊ होगा उसी को पार्टी टिकट देगी। एक और सवाल है, एक ना सोशल मीडिया पे एक वो वॉर चला हुआ है, बड़ा खतरनाक वॉर है, जिसमें कुछ पोस्ट आपके विरोध में होते हैं, कुछ देवेंद्र भुट्टो जी के विरोध में होते हैं। ये सोशल आर्मी आप दोनों की काम कर रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि विवेक शर्मा उस कॉन्टेक्स्ट से आपने बाहर ही कर दिए। देखिए, जबकि आप दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के। आपने मेरे को इसका जवाब देना है। जी। जब मैंने 3.5 साल पहले चुनाव लड़ा, उससे पहले कभी सोशल मीडिया में इतनी गंदगी होती थी? वही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होती थी? नहीं, इतना नहीं होता था पहले। हाँ, ये मैंने कहा कि मलांगट जी मिलते थे, चुनाव लड़ते थे, रामनाथ जी लड़ते थे, राजा महेंद्र पाल ने लड़ा, ठाकुर रणजीत सिंह, सबने लड़ा, देशराज मोदगिल जी ने भी लड़ा, लेकिन मेरी एक भी स्टेटमेंट इन नेताओं के कभी व्यक्तिगत आप बता दीजिए, कोई स्टेटमेंट नहीं होती थी। जब मिलते थे तो नमस्कार होती थी, पांव हाथ लगाते थे, हम आगे बढ़ते थे।
एक जो राजनीति की मर्यादा होती थी उसमें रह करके आप काम करते थे। लेकिन किसने इसको 3.5 साल के बाद जो है वो गंदा कर दिया। जो लोग उस टाइम फेक आईडीज नाम बना ले करके, लेंगे आप। देखिए, जो जो लोग फेक आईडीज बनाने के लिए माहिर थे और जिनको झांसे दिए हुए थे कि चुनाव में आऊंगा, तेरे को नौकरी लगा दूंगा, तेरे को खिलाफ लिखो, अब वही लोग जो है वो खिलाफ है, वही लोग अब उनकी फेक आईडीज है, वही जो है वो अब दूसरी तरफ से। एक चीज तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैंने दोनों तरफ से हो रहा है। नहीं, मैंने 2 केस दर्ज किए हैं। बंगाना पुलिस स्टेशन चले जाइए, फेक आईडीज के खिलाफ मैंने केस दर्ज किए। एक तो मैंने भी करा रखा है, मेरे को भी एक दिन मेरे को लपेट तो दिया था। ये जो गंदगी है यहाँ नहीं है। जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई यूट्यूबर्स भी हैं, उनको पैसे पेड करके रखे हैं मेरे खिलाफ लिखने के लिए। हिमाचल की खबर कौन लिखता है? वेरीफाइड पेज में कई बार देखता हूँ। हाँ, उसको लेकिन मैंने एफआईआर लॉन्च करके रखी है। पहले इसका नाम कुछ और था, जब उसके पहले खबर एफआईआर की तो उसका नाम बदल गया। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है, ये राजनीतिक जो है वो लड़ाई तो 1.5 साल के बाद होगी। इस तरह लेकिन इस तरह के हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी सच में आपने सही कहा कि पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी कहीं खतरे में आ जाती है। ये गलत है, और गलत पिछला चुनाव जो है वो गलत के आधार पर ही लड़ा गया। अब आप उनको धमकियां दे रहे हैं, अब 2 निकालो, पकड़ो। मैंने भी एफआईआर लॉन्च करके रखी है। कौन है वो लोग? वो होने चाहिए, आइडेंटिफाई होने चाहिए। दूसरा पक्ष एक तरह से आरोप लगाता है, वो ज्यादातर मैं मतलब ओपनली अगर बोलूं तो 1-2 बार मैंने जब उनके स्टेटमेंट सुने तो दूसरे पक्ष का आरोप होता था आपके बेटे को ज्यादा टारगेट करते थे। क्या नहीं, बेटे को मैंने कहा कि ये जो गंदगी राजनीति में परिवार को इन्वॉल्व करना, ये किसने शुरू की? ये नहीं, ये गलत है कि नहीं गलत है? बिल्कुल, आप मुद्दों के आधार पर राजनीति लड़िए। मेरी लड़ाई मेरे से वरिंदर कंवर से आपने चुनाव लड़ना है, किसी ने फेस करना है, बिक्कू ने मेरे से फेस करना, तो मेरे खिलाफ लड़े ना, परिवार के खिलाफ न लड़े। मर्यादा तो एक मर्यादा रहनी चाहिए। जो एक जब जिस समाज के अंदर मर्यादा नहीं रहती है, उसका सर्वनाश जो है वो निश्चित है। अब थोड़ा लाइट करते हैं, आप भी थोड़ा सीरियस मोड में आ गए और वो पुराने वाले उसमें मोड में आप आ गए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने कभी आकलन किया, आपको क्या लगता है कि जब पिछला चुनाव 2022 में आप लूज कर गए, आपको कहाँ कमियां लगती हैं? कुछ अपनों का वो लगता है कि खंजर को पीठ में मार गया, या फिर खुद में भी कमियां थी? देखो, राजनीति में अगर ये हार मेरी पहले होती तो मैं शायद बहुत कुछ सीखता। हार हुई है तो कोई हार अंत नहीं है, ये हमें कुछ सिखा के जा रही है। और जिन लोगों ने किया है, व्यक्तिगत विश्वासघात आप मानते हैं कि व्यक्तिगत हुआ है, व्यक्तिगत विश्वासघात हुआ है, और उन्होंने किया है जिनका सबसे ज्यादा काम किया, जो सबसे फ्रंट लाइन में थे। और जब खुद तो मैं विरोधी हुआ, पीछे वाले भी विरोधी कर गए। नहीं, अब उनकी समाज के अंदर क्या क्रेडिबिलिटी है? आप बता दीजिए, आप भी उनके नाम जानते हैं? नाम तो मैं नहीं, नाम आप ले सकते हैं। ना मैं नाम लूंगा ना आप लेंगे। लेकिन अभी कई लोगों को तो पंचायत चुनावों में लोगों ने सबक सिखा दिया है ना, कई को डायरेक्ट सिखाया, कई को इनडायरेक्ट सिखाया, तो वो चलता रहता है, कोई बात नहीं। धार पूरी है तलवार में, ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र कंवर जी ने धार छोड़ दिया, धार पूरी है। पर अब थोड़ा मेरे को लगता है कि मन वैसा बना लिया कि फूंक फूंक के कदम रखूंगा। निश्चित रूप से हार से हमने सीखा है और एक नई शुरुआत कर रहे हैं और करेंगे। क्या कहते हैं कि एक हम जब विद्यार्थी परिषद का काम करते थे तो हम कहते थे कि व्हाट इज सेज भगत सिंह, वी विल फाइट, वी विल विन। तो हम फाइट करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे और मकाम तक फिर पहुंचेंगे। अब जाते जाते थोड़ा आपको भी फंसा के चलें तो ज्यादा बेटर है। बोले, कॉकरोच जनता पार्टी एक वो कर रही है, आंदोलन कर रही है, मुद्दा है नीट की, पेपर लीक का। नीट में मैं भी समझता हूं, मेरा खुद का भी मानना है कि मैं कल भी एक बच्ची की ओमार शीट देख रहा था तो उसमें भी गड़बड़ियां थी। तो आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखो, ऐसा है कि एरर जो होता है ये मानवीय विसंगति है। एक बार गलती होती है, अगर वो बार बार हो तो गलत है। बार बार हो रही नहीं, है। जब हो गई तो इस बार तो नीट का एग्जाम हो गया। मैं रिजल्ट, अभी के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी ओमार शीट में दिक्कतें आ रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मेरे पास 2 केसेस है। उसमें जितना भी हुआ है बिल्कुल पारदर्शिता से हुआ है। इवन की आर्मी को इसके लिए जो है वो लगाया गया था कि कहीं कोई ढील ना हो, सुपरविजन में आर्मी को लगाया गया था। अब नीट का एग्जाम हो गया, बात खत्म हो गई।
लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिस तरह से केजरीवाल ने जो है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस तरीके से एक भय और भ्रम की स्थिति पैदा करके जो है वो, और बाद में जो है वो सरकार में आए, आज विदेशी जो है वो ये कभी नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और ये वही लोग हैं, लड़ाई नीट की नहीं है, लड़ाई जो है वो कोई दूसरी नहीं है, लड़ाई ये है कि जितना फॉरेन फंडिंग इन एनजीओज को आता था, आज गवर्नमेंट ने एक कानून बना करके उसको सेंट्रलाइज किया है कि एक फंडिंग पे मेरे पास बहुत सवाल है। हाँ, बीजेपी जैसी पार्टी के पास भी फंडिंग बहुत है वो सर। फंडिंग, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो फॉरेन फंडिंग आती थी कि देश को कमजोर कैसे किया जाए, देश के अंदर कन्वर्जन की जाए, अभी तक प्रूव नहीं। तो यार प्रूफ है ना, नहीं हुआ प्रूफ। तो वरना बीजेपी जैसी पार्टी कहाँ छोड़ती इनको, अब तक तो जेल में रखा होता है इनको। वही तो बंद किया है, वही तो बंद किया है। लड़ाई तो वो है कि फॉरेन से पैसा आएगा, एनजीओ को आएगा, होम मिनिस्ट्री का ऊपर से क्लियरेंस होगी, एक उसके लिए कर दिया है कि एक हेड में वो जमा होगा और फिर उसकी जो फाइल है क्लियर होगी होम मिनिस्ट्री से। मतलब पिछले 12 साल से फॉरेन फंडिंग बंद है, अब बंद कर दी है। अब जो आ रहा है, जो 2 लाख से ज्यादा जो वो एनजीओ को जो है वो सरकार ने, जो फेक एनजीओ चल रही, जैसे फेक आईडी चल रही है ना आजकल, वैसे फेक एनजीओ चल रही थी, उनको बंद किया गया है। तो और अमेरिका जैसे देश आज भारतवर्ष के ऊपर किसी न किसी तरीके से वो ये चाहते हैं कि जैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे पाकिस्तान में अपना इसमें बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे जो है वो एक अपना लंका के अंदर जो है वो हुआ, उसी स्तर का जो है वो परिवर्तन यहाँ पर चाह रहे थे। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत मजबूत देश है, और उस चीज को रोकने के लिए अब ये और हथियार अपना रहे हैं। अच्छा सर, कैसे न कैसे किसान आंदोलन उसका एक पार्ट था, शाहीन बाग जो है वो दूसरा पार्ट था, लेकिन वो अभी तक जो है वो यहाँ पर सफल नहीं हुए। और चलो मैं आपको वापस हिमाचल लेके आता हूँ। एक थर्ड फ्रंट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं हिमाचल प्रदेश में, बीच बीच में आपका नाम भी इंक्लूड कर दिया जाता है कि वीरेंद्र कंवर भी उसका हिस्सा हो सकते हैं, बस साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमेशा लगाया जाता है पीछे, कि कभी ये नहीं कहा जाता कि वहीं रमेश धवाला जी तो बिल्कुल आग बबूला हुए हैं इस समय। आपको क्या लगता है कि कोई थर्ड फ्रंट की संभावना है? देखो, हिमाचल प्रदेश में कभी कोई थर्ड फ्रंट नहीं रहा, कोई बनने की संभावना है? केवल प्रयोग हुए और असफल रहे, और न ही कोई संभावना है। धवाला जी को मना लिया जाएगा। वीरेंद्र कंवर कोई एक साल के बाद पार्टी नहीं बदलता है, तो जब तक रहेंगे बीजेपी के बैनर तले रहेंगे। मैं आज तक बचपन से, मेरे परिवार, मैंने बचपन से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होकर के यहाँ पर आया हूँ, बीजेपी में आया हूँ। और ऐसे मौके बहुत अवसर मिलते हैं जीवन में। एक तरफ तुम्हारे आगे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है और दूसरी तरफ पार्टी की निष्ठा होती है। मैं भी 4 बार रहा हूँ, क्या हमें कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया होगा? लेकिन जब मैं पहली बार बना था, तो पहली बार बढ़ा था तो मैं अपोजिशन में ही था। मैं आपकी लंबी बात को काट रहा हूँ सर। मैं ही जानना चाहूँ, क्या अभी अप्रोच हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से हुआ, लेकिन बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि हम लड़ेंगे, पार्टी के अंदर लड़ेंगे और अपनी लड़ाई रखेंगे, लड़ेंगे, अपने जो ग्रीवेंसेस हो गए उसको भी रखेंगे, पार्टी सुनेगी और हम उसी पर लाइन पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे रिश्ते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ? बहुत कुटलहड़ में तो होता है कि वीरेंद्र कंवर जी को, मतलब इन द सेंस जो सुर्खियां और लोगों में गॉसिप होती है चौक चौराहों पे, वो ये कहा जाता है कि वीरेंद्र कंवर जी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी में कुछ ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कभी सुनी आपने कोई एक स्टेटमेंट? नहीं, अब वही बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट तो कभी नहीं है। वो तो आपको बर्थडे विश भी कर रहे थे अभी पिछले बर्थडे पे, मतलब अभी आपसे मैंने बोला डायरेक्ट पूछ लूंगा मैं। देखिए, जयराम जी को पार्टी हाईकमांड ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी और मुझे एक विधायक मंत्री के रूप में जो है उनके साथ काम करने के आदेश दिए, और हमने भारतीय जनता पार्टी को जितना मजबूत करने के लिए उनके नेतृत्व में हमने जो है वो मजबूती के साथ जो है और तीव्रता के साथ जो है वो हमने काम किया है, और हमें फख्र है। और जयराम जी भी इस बात को मानते हैं
हमने ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ काम किया, हमारे कोई रिश्ते कभी खराब नहीं रहे, ये गलत बात कि चलो नेता तो स्वीकार कभी नहीं करेंगे और ये सत्यता है, मैं आपको भी इसमें दोषी कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये रास्ता ही, ये डगर ही ऐसी है कि हर डगर पे पांव संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन आपने बहुत बेबाकी से हर बात का जवाब दिया, किसी सवाल को टाला नहीं। बहुत कम नेता होते हैं, वरना नेता पहले कह देते हैं कि भाई इस पे सवाल मत पूछना, लेकिन आपने सारे सवालों के जवाब दिए। और अब हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम जब पॉडकास्ट के लिए बढ़ेंगे तो आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। इन्हीं सवालों के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं से हमारा इनकम सोर्स है, जितना मोनेटाइज से आएगा। एड्स हमें नेताओं की तरफ से कम मिलते हैं, अगली बार कोशिश करेंगे। आज साहब के साथ बैठ के हमने कोशिश की है। धन्यवाद, प्यार दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।